आज हम लोग 296 नंबर से पढ़ने वाले हैं। 296 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहते हैं एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार अप डाउन होगा उसको आवृत्ति कहते हैं। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में जितना बार अप डाउन होगा उसे आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और एक सेकंड में एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। देख लो, एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं। और एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। एक दोलन क्या होता है, जैसे हम यहां से यहां गए, अब फिर हम यहीं आ गए, तो ये एक दोलन हुआ। इसमें जो लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है और आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, आवर्तकाल का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज और आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड। अगला प्रश्न देखो, वही है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फिर कहता है मानव में ध्वनि की श्रव्य सीमा। देखो एकदम चला, इस रेंज को याद रखना। 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज, 20,000 से लेकर 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज 20 किलो हर्ज की जो ध्वनि होगी इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। किसके लिए, मनुष्य के लिए। अब 20 हर्ज से कम को कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अब 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि को कहते हैं, 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि को हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। देख लो, 20 हर्ज से कम अवश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ज श्रव्य। अब 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज से अधिक होगा तो पराश्रव्य। ये जो श्रव्य ध्वनि है ये मनुष्य के लिए है। ये जो पराश्रव्य ध्वनि है चमगादड़ वगैरह के लिए है। चमगादड़ डॉल्फिन वगैरह इसी को सुनता है। 20 हर्ज से कम अवश्रव्य, 20,000 हर्ज से अधिक पराश्रव्य। अब 20 से 20,000 हर्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी 20,000 हर्ज को हम लोग 20 किलो हर्ज भी लिखते हैं। जल्दी से लिख लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, थोड़े काले दिख रहे हैं, चला इसलिए दिख रहे हैं ना कि कैमरा गड़बड़ है। हम तो चला बहुत गोरे हैं, एकदम दूध के समान उज्जर। 20 हर्ज से कम होगा तो अवश्रव्य ध्वनि, 20 से 20,000 हर्ज श्रव्य ध्वनि, 20,000 हर्ज से अधिक होगा तो पराश्रव्य ध्वनि। जल्दी से लिख लो। अगला, एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं तीव्रता। 1 सेकंड में ध्वनि ऊर्जा के गुजरने को कहते हैं क्या दोस्त मेरे, तीव्रता। अब देख लेना, तीव्रता के बारे में कहेगा तो इसका SI मात्रक जो होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका जो SI मात्रक होता है, या तो आप कहिए माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, या इसी को कहिए वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो डेसिबल है। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, डेसिबल। तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका व्यवहारिक मात्रक होता है डेसिबल। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, डेसिबल। एक चीज और ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। और ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देख लो, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर कह दीजिए। इसका सबसे ज्यादा व्यवहारिक मात्रक पूछता है, व्यवहारिक मात्रक इसका डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जल्दी से लिख, ला 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 ला।
कहता है बाहरी कान को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त मेरे, ये जो बाहर का कान होता है ये वाला, इसको हम लोग कर्ण पल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, बाहर के कान को कर्ण पल्लव कहते हैं। किसके संचरण के लिए माध्यम चाहिए भैया, ध्वनि। ध्वनि का वेग, ध्वनि जो है, ध्वनि का वेग निर्वात में, निर्वात में होता है, निर्वात में होता है 0। अब प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग की अगर हम बात करें निर्वात में, प्रकाश का वेग की अगर हम बात करें निर्वात में, निर्वात में तो ये हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है दोस्त मेरे अनुप्रस्थ, ये होता है अनुप्रस्थ, ये होता है अनुदैर्ध्य, ये होता है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। जल्दी से लिख, कल भी हम लिखा दिए थे, चला आज भी लिखा देते हैं। ध्वनि का वेग निर्वात में हो जाएगा 0, ध्वनि का वेग निर्वात में 0, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, ध्वनि का वेग अगर हवा में कह देगा तो हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड, कल्हे लिखाए थे। ध्वनि का वेग अगर हवा में कह देगा, महा भी आए, ध्वनि का वेग हवा में कह देगा 332 मीटर पर सेकंड, ध्वनि का वेग निर्वात में कह देगा 0, प्रकाश का वेग निर्वात में कह देगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या अनुप्रस्थ होता है। जल्दी लिख, यहां से चला एक क्वेश्चन, किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ध्वनि के संचरण के लिए। बिना माध्यम के निर्वात में ध्वनि का वेग 0 हो जाता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अभी तुरंत दिखाएं ध्वनि तरंग क्या है, ध्वनि तरंग क्या है, अभी तुरंत लिखाएं क्या है, अनुदैर्ध्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि तरंग क्या है दोस्त मेरे, अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला, मानव कान किस भाग में द्रव भरा होता है, तो चला तुमको याद रखना होगा, कर्णावर्त में द्रव भरा होता है। मानव कान के कर्णावृत में द्रव भरा होता है। मानव कान का जो ये बाहरी भाग है इसको कर्ण पल्लव के नाम से जानते हैं। ध्वनि की तीव्रता अभी तुरंत बताए, ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रा क्या था, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला अभी बताएं, कण के कंपन की दिशा, तरंग के दिशा के, देख लो चला यहां से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हे ही देख लो, हम तरह बता देते हैं कैसे पूछेगा। यहां पर ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको मामला क्या है, देख लो। कहते हैं कण के कंपन की दिशा तरंग के दिशा के लंबवत, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग जो है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है समानांतर, अनुदैर्ध्य तरंग होता है समानांतर 0 डिग्री। आई जो अनुप्रस्थ तरंग होता है ये होता है लंबवत, ऐसे ये होता है लंबवत यानी 90 डिग्री। अब देखो बताओ आंसर क्या होगा। कण के कंपन की दिशा तरंग के दिशा के लंबवत है, तो लंबवत होगा, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ होगा, समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य होगा। जल्दी से लिख लो, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ होगा, देख लो, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ होगा, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ होगा, समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य होगा, समानांतर होगा ना, समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य होगा, समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य होगा, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ होगा। जल्दी से लिख लो, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। बाकी बकवास के लिए तो आपके पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है। सघन माध्यम से में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है, देख लो चला। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का वेग अगर हम बात करें तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, निर्वात में तो 0 हो जाता है। गैस में सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, और निर्वात में तो 0 हो जाता है। निर्वात में ध्वनि का वेग जो होता है वो 0 हो जाता है। तो बताओ कि सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है, सघन माध्यम होगा यानी ठोस, इसमें ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी। सघन माध्यम यानी ठोस, और ठोस में ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और निर्वात में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, 0। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ती है। अभी तुरंत बताए थे ध्वनि की तीव्रता जो है, तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता जो है, ध्वनि की तीव्रता जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ आवृत्ति के बढ़ने से तीव्रता क्या होगा, आवृत्ति के बढ़ने से तीव्रता नहीं, यहाँ तारत्व होना चाहिए था। आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व बढ़ जाएगा और आयाम के बढ़ने से तीव्रता बढ़ जाएगा। अब इसके ये जो तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है, मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है।
आवृत्ति के बढ़ने से ध्वनि का तारत्व पर क्या असर पड़ता है? तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल होता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। जल्दी लिख। तरंग संचरित होता है संवेग और ऊर्जा, मेनली तो ऊर्जा चला। तरंग जब संचरित होता है, कोई भी तरंग, चाहे अनुप्रस्थ हो कि अनुदैर्ध्य हो कि ध्वनि तरंग हो कि कोनो, संवेग और ऊर्जा में एक को पूछेगा ऊर्जा। हम कल भी बताए थे, बताओ कि तरंग के संचरण में क्या संचरित होता है? ऊर्जा संचरित होता है। एकदम चला सीधी बात। अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम बकवास बातें करो, सिर्फ पढ़ना होगा। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किस यंत्र का पता लगाने के लिए? बाधा का पता लगाने के लिए। नेविगेशन इसमें शामिल है, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमको। सोनार का क्वेश्चन पूछेगा। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये पानी में वस्तु का पता लगाने के लिए, पानी में वस्तु का पता लगाने के लिए, पानी में वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें हम लोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। सोनार पानी में वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और यह पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग पानी में चीजों को खोजने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार पानी में वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पराश्रव्य तरंग इसमें यूज होता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पूछा। रेडार पृथ्वी पर हवाई जहाज का पता लगाने के लिए। पानी के अंदर पता लगाना है तो सोनार, पानी के अंदर लगाना है तो सोनार। इसमें किसका यूज होता है? पराश्रव्य तरंग का। धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता अल्ट्रासाउंड से लगाते हैं। पानी में किसी वस्तु का पता भी अल्ट्रासाउंड से लगाते हैं। ध्वनि धातु का कोई भारी संरचना वो टूट गया था, अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि से हम लोग इसका पता लगाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो चलाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर बात करोगे तो इसकी खोज जो है, खोज किसने किया दोस्त मेरे? ये हर्ट्ज ने किया। इसकी व्याख्या किसने की? आइंस्टाइन ने किया। और इसका प्रयोग कहां होता है? सोलर प्लेट में। प्रयोग कहां होता है दोस्त मेरे? सोलर प्लेट में। प्रयोग कहां होता है? सोलर प्लेट में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया। कितना ईस्वी में? 1903 ईस्वी में। लेकिन इस सब नहीं पूछेगा। जबरदस्ती काहे पढ़ना दोस्त मेरे, जबरदस्ती नहीं पढ़ना। ई बराबर होता है MC स्क्वायर, और इसका भी खोज आइंस्टाइन ने किया था। E बराबर MC स्क्वायर जो है, इसका खोज आइंस्टाइन ने किया। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टाइन ने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है ये भी आइंस्टाइन ने दिया था। हर्ट्ज ने क्या किया दोस्त मेरे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया। व्याख्या आइंस्टाइन ने किया। इसका प्रयोग सोलर प्लेट में होता है। आइंस्टाइन E बराबर MC स्क्वायर। आइंस्टाइन सापेक्षिकता का सिद्धांत। आइंस्टाइन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, सापेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी बताओ। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। अगला, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा की गति कौन गति कहलाती है? जहां से चले वहीं पहुंच गए, आवर्ती गति। आवर्ती गति होता है दोस्त मेरे, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। चंद्रमा अगर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ है, और इसके चारों तरफ अगर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो जहां से चलेगा वहीं ना पहुंच जाएगा, तो इसको हम लोग कौन गति कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जहां से चले वहीं पहुंच जाए, इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? किसी गैस में केवल ध्वनि गैस में ही गमन करता है, और इसीलिए तो कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सीधा, और सीधा का मतलब होता है समानांतर, और समानांतर का मतलब होता है 0 डिग्री। समानांतर का मतलब होता है 0 डिग्री। किसी गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य बोले तो समानांतर, समानांतर बोले तो 0 डिग्री। और ध्वनि तरंग भी अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका ध्यान रखना, चला पूछता है। ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो यह भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो यह भी कौन तरंग है दोस्त मेरे? अनुदैर्ध्य तरंग है।
अगला, अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंगों और गर्त के बीच की दूरी 100% चला ही पूछता है कि भैया अगर कोई अनुप्रस्थ तरंग है मतलब ऐसा होगा, अनुप्रस्थ तरंग है मतलब लंबवत होगा, और लंबवत होगा मतलब 90 डिग्री होगा। और दोस्त मेरे अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग, ऊपर वाले को कहते हैं श्रृंग, नीचे वाले को कहते हैं गर्त, और दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ही जो देख रहे हो ये या ये, इसको महत्तम विस्थापन कहते हैं। अब महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? आयाम कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य जो होता है, ये जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य का ध्यान रखना है, इसका SI मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। देख लो, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं, और महत्तम विस्थापन को आयाम, इधर भी महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर है, इसका व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम है, और यह लंबवत कंपन करता है। दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी है, इसलिए इसका SI मात्रक मीटर है, इसका व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। इतना क्वेश्चन पूछता है। अनुदैर्ध्य होगा, समानांतर होगा 0 डिग्री, अनुप्रस्थ होगा, लंबवत होगा 90 डिग्री। ऐसे लंबवत का मतलब ये यहां 90 डिग्री। ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर, इसका व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ऊपर भी महत्तम विस्थापन, नीचे भी महत्तम विस्थापन होगा, उसे आयाम कहते हैं। दोस्त मेरे, आज हो गया तुम्हारा 28 तारीख, एकदम बहुत कम समय बचा हुआ, थोड़ा सा हम लोग फास्ट लेते हैं इसको। अगला अगला अगला, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग कौन सी होती है? बताओ। पानी में पत्थर डालोगे तो दोस्त मेरे ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये जो अभी हम फिगर बनाए हैं ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है दोस्त मेरे? अनुप्रस्थ तरंग है। ये जो तरंग हम फिगर बनाए हैं ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप हमको ये बताइए, पानी में जब आप ढेला मारिएगा तो इसे ऐसे ही ना तरंग जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब ये केवल अनुप्रस्थ है, केवल अनुप्रस्थ है। वायु में ध्वनि तरंग एकदम पहले ही बता दिए। वायु में ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य है। अब प्रकाश पूछेगा तो अनुप्रस्थ है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक अभी तुरंत बताएं, ठोस में जस्ट पीछे बताएं। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। वो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है ठोस में। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होता है, जैसे कहते हैं सारे गामा पाधानी। इधर से इधर जाओगे तो आवृत्ति बढ़ेगा, और सबकी आवृत्ति एकल होती है। आवृत्ति जो होगा वो बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा। कहते हैं ये स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है, और आवृत्ति सारे गामा पाधानी में इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ता है। और हर स्वर की अपनी अपनी आवृत्ति होती है, हर स्वर की अपनी अपनी आवृत्ति होती है। कहता स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है, सा रे गा मा पा धा नी। इसमें इधर से इधर जाने पर आवृत्ति बढ़ेगा, सबसे ज्यादा आवृत्ति नी का होगा। सोनार अभी तुरंत बोले थे अल्ट्रासाउंड यूज करता है, अभी तुरंत बोले थे सोनार अल्ट्रासाउंड यूज करता है। अब सोनार परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब पानी में खोजता है, पानी में जहाज को खोजता है, पानी में जहाज को खोजता है, और यह अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि यूज करता है। अभी तुरंत बताए थे। क्लास चला, पहले सेकंड से जुड़िएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। पढ़ना तो पड़ेगा। चला, कोई आपको नौकरी नहीं दिलवा सकता कंटेंट के अलावे। कंटेंट के अलावे किसी में इतनी ताकत नहीं, क्षमता नहीं कि आपको चला नौकरी दिलवा दे। कहते हैं संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है चला ये वायरल डिजीज है, ये वायरस से फैलता है और केवल पेयजल से फैलता है। संक्रमित पेयजल से जो है ये फैलता है हेपेटाइटिस। शरीर में इंसुलिन की कमी, मधुमेह सबको पता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी, इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। और शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज जकरा कहते हैं। अधिकता होगा तब भी डायबिटीज होगा, मधुमेह। इंसुलिन कहां से मिलता है? अग्नाशय से मिलता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग, के नहीं जानता है जग में कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग? आयोडीन जो है लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है।
आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है, आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। और नमक जो है NaCl, NaCl इस समुद्री जल से मिलता है, इस समुद्री जल से मिलता है। ये कौन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? कल बताए थे, आसवन विधि द्वारा प्राप्त शुद्ध किया जाता है। नमक NaCl समुद्री जल से प्राप्त होता है, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन की कमी से घेगार रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेगार रोग होता है। जल्दी लिख, लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है कौन? लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेगार रोग होता है। नमक NaCl समुद्री जल आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। एकदम चला, कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। एनीमिया अभी तुरंत बताए थे, एनीमिया अभी तुरंत बताए थे। आयरन एनीमिया, एनीमिया रक्त की कमी हो जाती है, किस पोषक तत्व से होता है? आयरन से। स्कर्वी सबको पता है, विटामिन सी। स्कर्वी जो है चला विटामिन सी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है। जानते हैं एंटीबॉडी के निर्माण में कोशिका के द्वारा होता है, किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट WBC का एक भाग है और इसी के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये 4 को हम थोड़ा लिखा देते हैं। WBC सबको पता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। RBC ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। उसके बाद आ गया प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है, 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 अपशिष्ट का वहन करता है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। RBC ऑक्सीजन का वहन करता है, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है, प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है। ये 4 को में से क्वेश्चन एगो पूछेगा। एंटीबॉडी का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है, लिम्फोसाइट। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, RBC ऑक्सीजन का वहन, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है, हिपेरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता हिपेरिन के कारण। प्लाज्मा अपशिष्ट का वहन करता है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, ये अपशिष्ट का वहन करता है। जल्दी लीक, एक से क्वेश्चन रहेगा। कल आपका क्लास 9th खत्म हो जाएगा, फिर क्लास 10th हम स्टार्ट करेंगे और दोस्त मेरे एग्जाम से 2 दिन पहले खत्म कर देंगे। BCG का टीका, जल्दी बता। BCG के टीके के प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस को। BCG का टीका ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। कॉलरा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। कॉलरा रोग जो होता है, रोग चला जरूर याद कर लेना, एक बार देख लेना। कॉलरा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलरा बैक्टीरिया। पीलिया लीवर में, पीलिया सबको पता है, जॉन्डिस जकरा हम कहते हैं, इसको जॉन्डिस कहते हैं। चलाई क्या होता है? लीवर है ना इफेक्टेड होता है। पीलिया में लीवर इफेक्टेड होता है। मेनिंजाइटिस में ब्रेन इफेक्टेड होता है। मेनिंजाइटिस का नाम सुना होगा, ब्रेन इफेक्टिव होता है। अगला अगला अगला, टिटनस कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, जिसको हम धनुष टंका रोग भी कहते हैं। इसको दोस्त मेरे धनुष टंका रोग भी कहते हैं। टिटनस जो है इसका कोई उपचार नहीं होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। इसी के कारण DPT का जो टीका लेते हैं, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, DPT का जो टीका लेते हैं हम लोग, ये हो गया D फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, T फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, DPT। डिप्थीरिया कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, दैट इज DPT। टाइफाइड सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। ये भी जल के कारण ही होता है, दूषित जल के कारण ही टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोने, हाँ चला हम तनी कारी लग रहे होंगे, तनी हम हैं ऐसे कारी नहीं, लेकिन क्या करोगे, कैमरवा जो है ना मामला गड़बड़ा दिया है। साल्मोनेला टाइफी जो है ये जीवाणु जनित रोग है,
टाइफाइड जल संक्रमण के कारण होता है। रेबीज सबको पता है, कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है। कुत्ता या बंदर, कुत्ता या बंदर से रेबीज होता है। और दोस्त मेरे ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोगों का उपचार तो नहीं है, लेकिन रेबीज की अगर हम बात करें तो इसका सुई लगता है दोस्त मेरे, कुत्ता उत्ता काट लेता। कुत्ता और बंदर दोनों से होता है। नवनीकरण या महा भी है, देखो एक होता है एक होता है अनवनीकरणीय। अनवनीकरणीय मतलब जो नवीन नहीं हो, या गैर परंपरागत नहीं परंपरागत। अनवनीकरणीय या परंपरागत। एक होता है नवनीकरणीय। नवनीकरणीय मतलब जो नया है। अब गैर परंपरागत जो परंपरागत नहीं है अर्थात नया है, गैर परंपरागत। अब ये जो है चला, ये समाप्ति की ओर है, समाप्त होगा, समाप्त होगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। कभी बताओ, सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त होगी? कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त होगा, एक एग्जांपल है कोयला, पेट्रोल इत्यादि। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब समाप्त होने वाला है। कभी समाप्त नहीं होगा, एक एग्जांपल है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब कभी समाप्त ना होने वाला है। जल्दी लिख। हेलो हेलो हेलो। कहते हैं दोस्त मेरे दो प्रकार का, अनवीन जो नया नहीं है अर्थात परंपरागत है, समाप्त होने वाला है, समाप्त होगा। कोयला पेट्रोल। नवनीकरणीय जो गैर परंपरागत है, कभी समाप्त नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। सूर्य और पवन की ऊर्जा, सूर्य और पवन की ऊर्जा। नवनीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा आ गया। नवनीकरणीय गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अनवनीकरणीय या परंपरागत हो गया, समाप्त होगा। कोयला पेट्रोल ये सब समाप्त होने वाला होगा, जो नया नहीं है परंपरागत है। जल्दी लिख। दोस्त मेरे एकदम खुआ खुआ कंटेंट तो हम दे रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ है। हम तो कहेंगे कि दोस्त मेरे पढ़ लो, पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्र 5 दिन और क्लास चलेगा, 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो समाप्त होने वाला है वो परंपरागत है, जो समाप्त न होने वाला है वो गैर परंपरागत है, मतलब नया है। लाइकेन कहां से पाया जाता है? लाइकेन पत्थर से पाया जाता है। लाइकेन कहां से पाया जाता है दोस्त मेरे? पत्थर से पाया जाता है। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन गैस है? CO2। शुक्र ग्रह का घटक का मुख्य घटक CO2 है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? देखो, आग बुझाने में, आग बुझाने में, आग बुझाने में हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं। शुष्क बर्फ जो है, शुष्क बर्फ जो है ये CO2 है। उसके बाद ये अम्लीय होता है। जितना सोडा है उस सब से CO2 निकलता है, चाहे लेमन सोडा, पेय पदार्थ जितना है, जितना भी पेय पदार्थ है, जितना भी पेय पदार्थ है सबसे CO2 निकलता है। CO2 निकलता है। ये अम्लीय होता है। शुष्क बर्फ CO2 हो गया। आग बुझाने में हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन है? CO2 है। CO2 अम्लीय होता है, सोडा से निकलता है CO2, पेय पदार्थ है। आग बुझाने में शुष्क बर्फ हो गया CO2। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन है? CO2। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन है दोस्त मेरे? CO2। शुष्क घटक का मुख्य ग्रह कौन है? CO2। एक बार हेलो। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन है दोस्त मेरे? CO2 है। अगला अगला अगला, कहते हैं ओजोन परत कहां उपस्थित होता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। देख लो चला, ओजोन परत की अगर बात करोगे, यह समताप मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकता है। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। सड़ी हुई मछली के जैसी गंध होती है, सड़ी मछली जैसी गंध होती है, सड़ी मछली जैसी क्या होती है? गंध होती है। ओजोन परत का क्षय किससे होता है? ओजोन परत का क्षय जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्षय का मतलब होता है दोस्त मेरे पतला होना, क्षय का मतलब होता है पतला होना। देख लो, कहते हैं यह समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। सड़ी हुई मछली जैसी गंध है, इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, यह पतला होता है। क्षय होना मतलब पतला होना।
हेलो 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 हेलो। पृथ्वी का औसत ताप 16 ताप है 16 डिग्री सी। और रूम टेम्परेचर अगर कह देगा दोस्त मेरे, रूम टेम्परेचर अगर कह देगा, रूम ताप कह देगा तो 27 डिग्री सी। रूम टेम्परेचर कह देगा तो 27 डिग्री सी, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी, या 300 केल्विन, 273 को बदलोगे, या 27 डिग्री सी या 300 केल्विन। शरीर का ताप कह देगा, शरीर का ताप कह देगा, शरीर का ताप कह देगा 37 डिग्री सी, 37 डिग्री सी शरीर का ताप कह देगा। सामान्य शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी, शरीर का ताप कहोगे 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल्दी जल्दी लिख, एकदम चला, अब तुम्हारे एग्जाम का समय नजदीक आ गया है। और पीडीएफ चला, आज रात में तुमको मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा तो कल तो हर हाल में मिल जाएगा 1600 क्वेश्चन का पीडीएफ। लेकिन चला वो क्वेश्चन में ये नहीं कहना कि एकरे से सब क्वेश्चन आया कि नहीं आया, जो सिलेबस दिया वो हम दे दिए। अब बिहार पुलिस आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो इसमें हम दोस्त क्या कर सकते हैं। आप चेक कर लो, आप लाइन बाय लाइन हम लोग सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ये जो 3 घंटा पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन सिलेबस पढ़ा रहे हैं। कहते हैं रूम ताप 27 डिग्री सी या 300 केल्विन, शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पृथ्वी का औसत ताप 16 डिग्री सी। वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? ओजोन परत को, ओजोन को कहा जाता है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी कौन है? CO2। देखो प्रकाश संश्लेषण का अगर बात करोगे, इसमें उपयोग किसका करते हैं? उपयोग करते हैं CO2 का। और इसका उत्पाद क्या है? उत्पाद है O2। अब प्रकाश संश्लेषण में पादप जो है, पादप सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का 1% प्रयोग करते हैं। 1% प्रयोग करता है, 1% प्रयोग करता है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा, उत्पादक मतलब प्लांट, सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो उत्पादक की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। जल्दी लिख, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है दोस्त मेरे? उत्पादक की होती है। देख लो, पादप सूर्य के प्रकाश का 1% प्रयोग करता है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, यानी लेते हैं CO2, देते हैं O2। और सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। सबसे अधिक उत्पादक मतलब हो गया घास फूस जिसको आप कहते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा जो दोस्त मेरी होती है उत्पादक की, उत्पादक मतलब घास फूस। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में लेता क्या है? पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड। देता क्या है? ऑक्सीजन। बताओ प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? केवल दिन में होता है। केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन श्वसन जो है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। श्वसन की अगर हम बात करें, दिन तथा रात दोनों में होता है। श्वसन दिन तथा रात दोनों में होता है। श्वसन दिन तथा रात दोनों में होता है। केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। श्वसन दिन तथा रात दोनों में होता है। केवल दिन में होगा तो प्रकाश संश्लेषण, दिन और रात दोनों में होगा तो श्वसन। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे मात्र 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे केवल 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश का। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, और श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण में मात्र पादप 1% ऊर्जा ग्रहण करता है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है। उत्पादक मतलब पादप की होती है। सबसे अधिक ऊर्जा, पादप स्वपोषी होता है, इस सबको पता होगा। पादप जो है चला, पादप जो है जिसको आप उत्पादक भी कहते हैं, वो स्वपोषी है। एक और पूछेगा वायरस, बताओ तो वायरस क्या है? एक ऑप्शन दिया तो परपोषी, एक ऑप्शन दिया परपोषी, और दूसरा ऑप्शन दिया स्वपोषी। जल्दी बता, पादप क्या है? परपोषी की स्वपोषी? वायरस की, पादप की अगर हम बात करें, बताओ स्वपोषी की परपोषी? पादप की अगर हम बात करें स्वपोषी की परपोषी? पादप की बात करें स्वपोषी की परपोषी? वायरस परपोषी है कि स्वपोषी है? जल्दी बता। द आंसर इज, पादप जो है, वायरस जो है कंप्लीट जो है ये दोस्त मेरे परपोषी है। और पादप जो है, पादप कहिए या उत्पादक कहिए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये स्वपोषी है और सबसे अधिक ऊर्जा होता है। वायरस परपोषी है।
वायरस की अगर हम बात करें तो परपोषी है। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे फिर से कल की कक्षा में। 334 तक हो गया है, कितना तक हो गया है? 341 तक। देखे यहां नंबर नहीं दिखाई दे रहा, चला। कल हम लोग 9th खत्म करके 10th में प्रवेश कर जाएंगे।